आज की हमारी सेकेंड ईयर चैप्टर 1 क्लास 9। आज का जो टॉपिक है वो गॉस लॉ की थर्ड एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ठीक। बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स। अब ये देखें, इस डायग्राम में आपको दो ऑपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स नजर आ रही होंगी। एक प्लेट जी। को मैं प्लेट 1 का नाम दे देता हूँ और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। और दूसरी प्लेट जो प्लेट बी या प्लेट 2 है, उस प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट चार्ज रखने वाली प्लेट्स हैं और एक दूसरे के नज़दीक हैं। अब आपको पता ही है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वाले टॉपिक में पढ़ा था कि जब दो ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स को एक दूसरे के नज़दीक रखा जाता है तो उनके दरमियान में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनती हैं वो पॉजिटिव प्लेट से ओरिजिनेट होकर नेगेटिव पर एंड होती हैं। और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड जी। लाइन हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करने वाली लाइंस होती हैं। अब हमें इस एप्लीकेशन में इसी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए फार्मूला ड्राइव करना है कि अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स की वजह से प्रोड्यूस होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो उन प्लेट्स के दरमियान में स्पेस है, उस स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है, उसको कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला क्या होगा। तो अब आप मुझे बता सकती हैं कि इस इन प्लेट्स के दरमियान में जितनी भी स्पेस है, इन स्पेस में हमें जो नजर आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो सारी एक दूसरे के पैरेलल हैं। पैरेलल होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म है तो इसका मतलब ये जी। है कि हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक जैसी है। तो हम यहाँ पर एक पॉइंट अज्यूम कर रहे हैं, पॉइंट पी। उस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। उससे पहले कि हम चार स्टेप्स को अप्लाई करें, तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारी जो पॉजिटिव या नेगेटिवली चार्ज प्लेट के ऊपर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है ना, वो है सिग्मा। ये जो पॉजिटिव चार्ज है पॉजिटिव प्लेट पर, नेगेटिव चार्ज है नेगेटिव प्लेट पर, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि किसी एक पॉइंट पर हम चार्ज की वैल्यू देखें, वहां पर अगर वो 1 माइक्रो कॉलम चार्ज है तो किसी दूसरे पॉइंट पर भी उतना ही चार्ज होगा, किसी तीसरे पॉइंट भी पर भी और किसी चौथे पॉइंट पर भी। प्लेट की सरफेस के हर पॉइंट पर चार्ज की वैल्यू, चार्ज का मैग्नीट्यूड एक जैसा होगा। इस वजह से हम कहते हैं कि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और जब चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी भी यूनिफॉर्म होती है। तो अब हमने इन प्लेट्स के दरमियान में कोई एक पॉइंट पॉइंट पी एज्यूम कर लिया है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए हम चार स्टेप्स को अप्लाई करेंगे। उनमें से जो पहला स्टेप है वो है गाउसियन सरफेस अज्यूम करना। तो हमने इन प्लेट्स के दरमियान में इस पॉइंट पी के इर्द गिर्द एक बॉक्स की सूरत में गाउसियन सरफेस अज्यूम किया हुआ है, ठीक है। और वो जो बॉक्स है, मैं उस बॉक्स की चार साइड्स को नाम दे देता हूँ अलग-अलग। एक साइड है साइड ए से बी तक, ठीक है। दूसरी जी। साइड है बी से सी तक, और तीसरी साइड है सी से डी तक, और चौथी साइड है डी से ए तक। अब हम देख ही सकते हैं कि हमने इस बॉक्स को यानी गाउसियन सरफेस को इस तरह से अज्यूम किया है कि उसकी एक साइड बी से सी तक जो है वो प्लेट, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट के अंदर लाई करती है। जबकि हमने ये भी देखा हुआ है कि इनसाइड द कंडक्टर या इनसाइड द प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो जीरो होती है। ये हमने फर्स्ट एप्लीकेशन जी। में देखा था कि किसी भी कंडक्टर के सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होती है, ठीक है। ये हमने कैलकुलेट किया था उसको बाकायदा। तो पहला स्टेप अप्लाई हो गया। जी। गाउसियन सरफेस हमने अज्यूम कर लिया बॉक्स की सूरत में। गाउसियन सरफेस के अंदर चार्ज को फाइंड आउट करना था। तो अब हमने कहा हुआ है कि इस पॉजिटिवली चार्ज प्लेट के सरफेस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी की मदद से हम चार्ज को कैलकुलेट कर सकते हैं। जबकि हमें पता है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है। सरफेस चार्ज डेंसिटी का हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। ये हमने दूसरी एप्लीकेशन में ठीक है। देखा था। तो इस फार्मूले से हम अगर एरिया को, ये एरिया कौन सा एरिया है, इस गाउसियन सरफेस के अंदर ये जो प्लेट है इस प्लेट के सरफेस का एरिया है, ठीक है। अगर हम एरिया ठीक है। को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो चार्ज के लिए हमारे पास फार्मूला क्या बन जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय एरिया। इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ। ओके, तो हमने दूसरा स्टेप अप्लाई कर लिया। तीसरा स्टेप क्या था? तीसरा स्टेप था हमने गाउसियन सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है बाय अप्लाइंग द गॉसेस लॉ फर्स्ट। गॉसेस लॉ क्या कहता था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला होता है क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट। जी। क्यू की जो वैल्यू हमने फाइंड आउट की है वो यहाँ पे पुट करें तो हमारे पास गॉसेस लॉ की मदद से जो
फ्लक्स के लिए फार्मूला आ रहा है वो ये होगा सिग्मा ए ओवर एप्सिलॉन नॉट। ठीक। फाई ई इज इक्वल टू सिग्मा ए ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे रहा हूँ। तो ये हमारे पास गाउस लॉ की मदद से इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया। अब हमने ये फार्मूला अप्लाई करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड आउट करने के लिए। फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए। तो ये फार्मूला हमने अप्लाई करना है इस पूरे गाजियन सरफेस के लिए। अब हमें पता है कि गाजियन सरफेस की 4 डिफरेंट साइड्स हैं। 4 डिफरेंट साइड्स का अलग अलग से इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा और उनको अलग जी। अलग उनके ऊपर ये फार्मूला अलग अलग अप्लाई करेंगे और उनको अलग अलग फाइंड आउट करके सबको एडअप करेंगे और टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे। सही है। ठीक। जी। तो सबसे पहले हम ए से बी तक जो प्लेट है उस प्लेट का वेक्टर एरिया देखते हैं। तो उसके वेक्टर एरिया की डायरेक्शन इस प्लेट के नॉर्मल होगी ना। जी। तो यहाँ पर वेक्टर एरिया की डायरेक्शन ये हो गई। अब आप मुझे बता सकती हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया के दरमियान में एंगल कितना है। 90। 90 डिग्री है। इसी तरह अगर मैं इस साइड सी डी को देखूं उसके वेक्टर एरिया की डायरेक्शन क्या होगी, इसके परपेंडिकुलर होगी, नॉर्मल होगी। जी। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 90। और वेक्टर एरिया के दरमियान में एंगल 90 डिग्री आ रहा है। जी। जबकि साइड डी ए का वेक्टर एरिया इसके नॉर्मल। तो यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया के दरमियान में देखें तो वो कितना एंगल बनेगा। जी। 0। 0 डिग्री। शाबाश। 0 डिग्री बनेगा। तो अब हमने इन 4 साइड्स पे अलहदा अलहदा इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड आउट करने के लिए ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करते हैं इस साइड का, ए से बी तक की साइड का। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर साइड ए बी इज इक्वल टू ई डॉट ए विच इज इक्वल टू ई ए कॉज ऑफ थीटा। ऐसे ही होता है ना। जी। अब कॉस थीटा में थीटा की वैल्यू कितनी पुट करेंगे ए बी साइड के लिए। 90। हाँ जी, ए बी साइड के लिए वेक्टर वेक्टर एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के परपेंडिकुलर होने की वजह से एंगल 90 डिग्री है। तो कॉस 90 डिग्री पुट करेंगे यहाँ पे। और कॉस 90 डिग्री पर आंसर क्या आता है बच्चे। 0। 0 आता है। तो यहाँ पर कॉस 90 का आंसर 0 पुट करेंगे। 0 ई ए से मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर क्या हो जाएगा 0। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर साइड ए बी कितना आ रहा है 0 आ रहा है। 0। इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ मैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर साइड बी सी। बी सी साइड के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर हम फाइंड आउट करें ई ए कॉज ऑफ थीटा की मदद से तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि ये जो साइड बी टू सी है वो प्लेट के अंदर लाई करती है और प्लेट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा 0। 0 हो जाएगा। 0 इंटू ए कॉज थीटा। तो वो आंसर हो गया 0। तो हमारे पास जो इस गाजियन सरफेस की साइड बी टू सी है उसका भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आ गया 0 आ गया। 0। अब फाइंड आउट कर रहे हैं हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर साइड सी डी। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर साइड सी डी इज इक्वल टू ई ए कॉज ऑफ थीटा। अब कॉज ऑफ थीटा में थीटा जी। की वैल्यू इस सी डी साइड के लिए कितनी है 90। 90 डिग्री। तो ई ए कॉज 90 डिग्री हो जाएगा और कॉस 90 डिग्री पर आंसर फिर से 0। तो हमारे पास इस साइड सी डी के लिए भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो गया 0 हो गया। 0। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर साइड सी डी इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास चौथी साइड रह गई, साइड डी ए। तो इस साइड के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट कर लेते हैं। वो क्या होगा ई ए कॉज ऑफ थीटा फिर से। जी। और कॉज ऑफ थीटा में थीटा की वैल्यू कितनी पुट करेंगे यहाँ पे 0। 0 डिग्री। और कॉस 0 डिग्री पर आंसर क्या होता है 1। 1 होता है। तो हमारे पास इस साइड के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आंसर क्या आ गया 1 ई ए। ई ए आ गया। शाबाश। तो हमने ये फार्मूला अप्लाई करके गाजियन सरफेस के चारों साइड्स का अलग अलग इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट किया। उससे हमें पता चला कि 3 डिफरेंट साइड्स का इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो 0 है, चौथी साइड का इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई ए है। तो अब हम इन चारों को ऐड अप करें तो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आएगा इस साइड के लिए वो आएगा इन चारों को ऐड अप करने के बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर साइड ए बी
प्लस इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर साइड BC प्लस इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर साइड CD एंड देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर साइड DA। तो तीन साइड्स का तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो था, 0 + 0 + 0 + EA। तो हमारे पास इस फार्मूले की मदद से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया वो आया EA। जी। तो इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देता हूँ। जी आयशा मैडम, कैलकुलेशन समझ में आ रही है? जी। जी। कोई ऐसी बात जो समझ ना आ रही हो? नहीं सर। ओके। तो जब हम, अब चौथा स्टेप क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना। कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे? गॉसेस लॉ अप्लाई करके और जो फॉर्मूला है पाई इज इक्वल टू ई डॉट ई को कंपेयर करके। गुड। तो हमारे पास जो दो सर्फेसेस आ रहे हैं, जी यहाँ पे मैं कंपेयर कर रहा हूँ दो, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को, इक्वेशन नंबर 2 को और इक्वेशन नंबर 3 को कंपेयर कर रहे हैं हम। तो हमें पता चला कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू द फार्मूला इज इक्वल टू EA, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू गॉसेस लॉ इज सिग्मा A/एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से ये जो A वाली टर्म है ये कैंसिल हो जाती है। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए फार्मूला क्या बन रहा है? वो बन रहा है ई सॉरी सिग्मा/एप्सिलॉन नॉट। तो अब देखें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए ये जो फार्मूला है ना, ये मैग्नीट्यूड का फार्मूला है, लेकिन हम इसको वेक्टर फॉर्म में कुछ इस तरह लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन वेक्टर फॉर्म इज इक्वल टू सिग्मा/एप्सिलॉन नॉट इंटू R यूनिट वेक्टर। यहाँ पर जो R यूनिट वेक्टर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन बता रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक। इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ होगी। नेगेटिव प्लेट तक। तो हमारे इस R यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन भी पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ होगी। तो यहाँ पर हमारे पास गॉस लॉ की थर्ड एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाती है। जी। अब जो आपकी बुक है ना, उसमें ये जो फार्मूला है गॉस लॉ के अलावा, जो E.A वाला फार्मूला है, वो कुछ अलग तरीके जी। से अप्लाई किया हुआ है। तो आपने वो वाला तरीका फॉलो नहीं करना, उसमें बातें छुपी हुई हैं। उसमें पता नहीं चल रहा कि ये जीरो वैल्यूज कैसे आ रही हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की ठीक है। इन साइड्स के लिए। तो आपने यहाँ पे ये सारी बातें क्लियर करके बतानी है इस तरह, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है ना, ये एक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो। ठीक। तो इसको डिस्क्राइब भी उसी लॉन्ग क्वेश्चन की टर्म्स में करना है जिस तरह आपने पेपर में अटेम्प्ट करना है लॉन्ग क्वेश्चन को, ठीक है? ठीक है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी डेफिनेशन क्या है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो डेफिनेशन लिखी हुई है ना, ये टॉपिक के एंड में जब हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, समझ आपको ये डेफिनेशन तब आएगी। अभी मैंने लिख दिया आपके लिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज इक्वल टू द वर्क डन इन मूविंग द चार्ज, पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट बाय कीपिंग द चार्ज इन इक्विलिब्रियम। ये डेफिनेशन मैं आपको सबसे एंड में डिस्क्राइब करूंगा कि ये इसका मतलब क्या था। जी, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जब आप पेपर सॉल्व करती हैं तो सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखती हैं, फिर उसके बाद उसका फार्मूला लिखती हैं। तो यहाँ पर उसका फार्मूला जो है वो है V = W/Q0। यहाँ पर V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, W जो है वो वर्क है, और Q0 चार्ज है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कि स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो इसका यूनिट क्या होगा इस फार्मूले को देखकर? जाउल्स पर कूलम। जॉल्स पर कॉलम। शाबाश, क्योंकि वर्क के यूनिट को चार्ज के यूनिट पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जॉल पर कॉलम आ जाता है, और इसी को कहते हैं वोल्ट। तो हमें ठीक। पता चला कि हमारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ऐसा यूनिट होता है वोल्ट, जो कि इक्विवेलेंट होता है जॉल पर कॉलम के, ठीक है? तो ठीक। हमने यूनिट में यही बात लिखी हुई है, इट्स यूनिट इज वोल्ट विच इज इक्विवेलेंट टू जॉल पर कॉलम। ओके। तो अब चलते हैं हम इस फार्मूले की, ये जो V = W/Q हमने फार्मूला लिखा है ना, इस फार्मूले की डेरिवेशन की तरफ चलते हैं हम। तो एक्सप्लेनेशन की एडिंग दी इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फार्मूले तक पहुंचने के लिए ना, ये वाला जो फार्मूला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, इस फार्मूले तक पहुंचने के लिए हमने सबसे पहले इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जीज डिफरेंस का कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है?
फिर हम ठीक। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस को समझ जाएंगे तो हम पोटेंशियल डिफरेंस को समझना मुमकिन बना सकते हैं। हम इजीली समझ पाएंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। जब हम पोटेंशियल डिफरेंस को समझ लेंगे तो हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। हम सबसे पहले समझेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जीज डिफरेंस को। उसके लिए ये डायग्राम देखें जरा। ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स में से एक प्लेट को मैं नाम दे रहा हूँ प्लेट ए का, और दूसरी प्लेट को नाम दे रहा हूँ प्लेट बी का। जो प्लेट ए है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जो प्लेट बी है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब इन प्लेट्स के दरमियान में मैं रखता हूँ वो छोटा सा नन्ना सा टेस्ट चार्ज जिसको हमने क्यू नॉट का नाम दिया हुआ था। और इन प्लेट्स के दरमियान में इसको कर दिया जाता है, इस प्लेट ए के नज़दीक लाकर रिलीज फ्री कर दिया जाता है कि ये चार्ज क्यू नॉट की मोशन क्या होगी, किस डायरेक्शन में मूव करेगा और क्यों मूव करेगा। प्लेट बी की तरफ। जी बिल्कुल ऐसा ही है, प्लेट बी की तरफ मूव करेगा। अभी वजह भी बताओ ना कि क्यों मूव करेगा। क्योंकि टेस्ट चार्ज जो है वो पॉजिटिव होता है और प्लेट ए जाहिर है पॉजिटिव पॉजिटिव उसी को रिपेल करेंगे, और शाबाश। उसी के साथ जो है नेगेटिव चार्ज उसको अट्रैक्ट करेगा तो उसको अपनी तरफ खींचेगा। हाँ दैट मीन्स कि क्यू नॉट जो है वो खुद ब खुद मूव करेगा प्लेट ए से प्लेट बी की तरफ। बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर हम अर्थ की सरफेस से किसी बॉल को किसी खास डिस्टेंस पर ले जाएं, हाइट पर ले जाएं, और वहां से उस बॉल को रिलीज कर दें, तो वो बॉल खुद ब खुद डाउनवर्ड्स मूव करती है। तो जब वो डाउनवर्ड मूव करती है तो उसकी जो स्टार्ट में स्पीड होती है वो रेस्ट पर होता है, जो हाइट मैक्सिमम हाइट पर उसकी वेलोसिटी जो होती है ना वो जीरो होती है। तो वो जैसे ही डाउनवर्ड जी। मूव करता है तो डाउनवर्ड मूव करने के दौरान उसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जाती है, और जब वेलोसिटी बढ़ती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है ना। जी। तो बिल्कुल वैसे ही ये क्यू नॉट जब प्लेट ए से प्लेट बी की तरफ मूव करेगा तो अपनी स्पीड को इंक्रीज करता हुआ जाएगा। जब स्पीड इंक्रीज होगी तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। और वो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज क्यों होती है, क्योंकि ये प्लेट ए इसके ऊपर एक रिपल्जन की फोर्स लगा रही है इस डायरेक्शन में, और प्लेट बी अट्रैक्शन की फोर्स लगा रही है। तो उस फोर्स को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फार्मूला होगा F इज इक्वल टू क्यू नॉट ई। ये वो फोर्स है जिस फोर्स से ये पॉजिटिव प्लेट इस क्यू नॉट को रिपेल कर रही है, और नेगेटिव प्लेट इस चार्ज को अट्रैक्ट कर रही है, जिसकी वजह से ये खुद ब खुद प्लेट ए से प्लेट बी की तरफ जाएगा। अब आप मुझे बताओ कि अगर हमें इस चार्ज क्यू नॉट को प्लेट बी से प्लेट ए की तरफ लेकर आना हो तो कैसे लेकर आएंगे, क्या करना पड़ेगा हमें। उसको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। हमें इस फोर्स के इक्वल बट ऑपोजिट डायरेक्शन में एक एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी, जिसकी वजह से इस चार्ज के ऊपर होगा एक वर्क। आपको पता है कि जब फोर्स एक्सटर्नल फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करे और वो कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करे तो दैट मीन्स उसके ऊपर वर्क हो रहा है। तो हमें इस प्लेट बी से प्लेट ए तक इस चार्ज को मूव करवाने के लिए जो वर्क करना पड़ा उस वर्क को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम बी टू ए। डब्ल्यू बी ए से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। जी। अब ये जो वर्क हमने किया इस चार्ज को प्लेट बी से प्लेट ए तक मूव करवाने में, ये वर्क इस चार्ज के अंदर एज एन एनर्जी स्टोर हो जाएगा। जी। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ की सरफेस से अपवर्ड्स उठाते हैं और उसके ऊपर वर्क करते हैं अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, और वो वर्क उसके अंदर एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है, जिसको हम एमजीएच की मदद से फाइंड आउट करते हैं। वो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। लेकिन यहाँ पर जो हमने जी। इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क किया वो वर्क इस चार्ज के अंदर स्टोर हुआ, और उस वर्क को अब इस चार्ज की इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। अब वो जो वर्क है वो प्लेट ए और प्लेट बी के दरमियान में हो रहा है। तो अब प्लेट ए की अगर हम पोटेंशियल एनर्जी अज्यूम करें यू ए, और प्लेट बी की पोटेंशियल एनर्जी अज्यूम करें यू बी, तो ये जो वर्क होगा ये असल में इन दो पोटेंशियल एनर्जीज के डिफरेंस के बराबर होगा। यानी कि हम लिख सकते हैं कि जो यू ए माइनस यू बी है वो इक्वल है उस वर्क के जो हमने इन दो पोटेंशियल एनर्जीज के डिफरेंस के दरमियान में चार्ज को मूव करवाने के लिए किया। और डेल जो यू ए माइनस यू बी है ना उसको डेल्टा यू भी लिखा जा सकता है। डेल्टा यू क्या होगा। डिफरेंस हाँ इन जी, पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जीज एनर्जी। डिफरेंस होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जीज डिफरेंस होगा। तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जीज डिफरेंस का पता चल गया। मैंने पिछली वाली स्लाइड में बताया था आपको कि हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने के लिए सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जीज डिफरेंस का समझना जरूरी है। तो जब हमें इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जीज डिफरेंस का पता चल गया तो अब हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जीज डिफरेंस की मदद से पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे। अब पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा वी से। जिस तरह डेल्टा यू है ना
यू ए माइनस यू जी बी। इसी तरह डेल्टा वी जो होगा ना वो होगा वी ए माइनस वी बी। अब ये वी ए क्या है? वी ए प्लेट ए का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है और वी बी जी प्लेट बी का बी पोटेंशियल है। तो इनके दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो डेल्टा वी होगा, और डेल्टा वी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। तो अब इस पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन किस तरह किया जाता है? पोटेंशियल डिफरेंस असल में इक्वल होता है पोटेंशियल एनर्जीज डिफरेंस पर यूनिट चार्ज। लिख लें ये स्टेटमेंट, पोटेंशियल एनर्जीज डिफरेंस पर यूनिट चार्ज। क्या मतलब है इस बात का कि अगर हम पोटेंशियल एनर्जीज डिफरेंस को, किस चीज को, पोटेंशियल एनर्जीज डिफरेंस को डिवाइड कर दें चार्ज पर, यूनिट चार्ज पर जिसको हम मूव करवा रहे हैं, तो वो इक्वल आ जाता है किस चीज के? पोटेंशियल डिफरेंस के। यहाँ पर डेल्टा वी की जगह पर, सॉरी डेल्टा यू की जगह पर मैं पुट कर रहा हूँ ये वर्क, जो असल में पोटेंशियल एनर्जीज डिफरेंस के इक्वल है। जबकि डेल्टा वी की जगह पर पुट कर रहा हूँ वी ए माइनस वी बी। वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी ए डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। ओके, तो देखें जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो असल में किसी चार्ज के ऊपर किए गए उस वर्क के इक्वल होता है जो वर्क हम उस चार्ज के ऊपर करते हैं जब उस चार्ज को मूव करवाया जाए उन दो पॉइंट्स के दरमियान में। वर्क डन इन मूविंग द पॉइंट चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। जी मतलब कि पॉइंट बी से पॉइंट ए तक चार्ज को मूव करवाने में जो वर्क हुआ क्यू नॉट के ऊपर, उस वर्क डन पर यूनिट चार्ज को हम इन दो प्लेट्स के दरमियान का पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। पहले पोटेंशियल एनर्जीज डिफरेंस का पता चला, पोटेंशियल एनर्जीज डिफरेंस की मदद से पोटेंशियल डिफरेंस का पता चला। अब पोटेंशियल डिफरेंस से इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का पता चलना चाहिए। तो अब हम प्लेट ए का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम इस प्लेट बी को अज्यूम करेंगे कि ये कोई इनफाइनाइट डिस्टेंस पर मौजूद है। ये प्लेट बी मौजूद होगी तो इन्फिनिटी डिस्टेंस पर जो इसका पोटेंशियल होगा वी बी, वो जीरो के इक्वल हम अज्यूम करेंगे। पॉइंट वी ए का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन करने के लिए हमने क्या किया? हमने वी बी को जीरो अज्यूम किया, और वी बी को जीरो अज्यूम कब किया? जब हमने इस प्लेट बी को इन्फिनाइट डिस्टेंस पर अज्यूम किया। ठीक है, जी अब जब ये प्लेट इन्फिनिटी डिस्टेंस पर है तो हम इस क्यू नॉट को उस प्लेट बी से यानी कि इन्फिनिटी डिस्टेंस से मूव करवाएंगे यहां तक, प्लेट ए तक। तो वो जो वर्क होगा वो अब बी टू ए नहीं लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए। सही है? ठीक और जी अगर इसको डिवाइड कर दिया जाए उस क्यू नॉट पर, तो वो उस पॉइंट ए का, जिस पॉइंट तक हम इसको मूव करवा रहे हैं, वो उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा। सही है? ठीक तो देखें, जी जब इस वाले वर्क को जो हमने इस चार्ज क्यू नॉट पर किया इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक लेकर आने में, डिवाइड कर देंगे क्यू नॉट से, तो हमारे पास वी ए के लिए फार्मूला बनेगा ये। वी ए के लिए फार्मूला क्या बनेगा? वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए ओवर क्यू नॉट। तो ये वाली ठीक डेफिनेशन हमने स्टार्ट में लिखी थी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, किसी भी पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो उस वर्क के इक्वल होता है जो हम क्यू नॉट के ऊपर करते हैं उसको इन्फिनाइट डिस्टेंस से उस पॉइंट तक मूव करवाने में। ठीक है, जी तो हम बात कर रहे थे लास्ट जो हो रही थी वो ये थी कि पॉइंट ए का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसको लिखने का तरीका ये था, वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए ओवर क्यू नॉट। ऐसे ही था। जी और मैं आपसे पूछ रहा था कि पॉइंट बी के, हम, ये प्लेट जो थी प्लेट ए थी, इस प्लेट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी ए है। अगर यहाँ से आगे कोई भी पॉइंट, पॉइंट सी अज्यूम कर लें, लेट्स सपोज पॉइंट बी अज्यूम ना करें, पॉइंट सी, तो उस पॉइंट सी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखने का तरीका क्या होगा? उस पॉइंट सी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखने का तरीका ये होगा कि वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट सी डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। तो इससे पता ये चल रहा है कि किसी भी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन करने के लिए हमें यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक मूव करवाना होता है। ठीक है, जी अब एक और चीज डेफिनेशन में थी
कि जब हम इस चार्ज को मूव करवाते हैं तो इस चार्ज को रखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में, यानी कि इक्विलिब्रियम में रखते हैं, विदाउट एक्सेलरेशन इसको मूव करवाते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब ये चार्ज इंफिनिटी से किसी भी पॉइंट तक मूव करवाया जाएगा, उस वक्त इसको जो एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड की जाएगी, वो फोर्स इस इलेक्ट्रिक फोर्स F इज इक्वल टू क्यू नॉट ई के बिल्कुल इक्वल बट अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए। समझ में आ रही है बात? ठीक है जी। जब ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इक्वल बट अपोजिट डायरेक्शन में होंगी तो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो चार्ज की मूवमेंट होगी वो यूनिफॉर्म उस वेलोसिटी से होगी। तो जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ठीक होगी तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, और एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब यह है कि उसका इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है। ठीक है, उसका इक्विलिब्रियम, वो जो ऑब्जेक्ट है वो इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो ठीक हमें इस चार्ज को मूव करवाना है इन्फिनिटी से किसी भी पॉइंट तक, तो उस वक्त उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में रखना है। और इक्विलिब्रियम कब अटेन होगा? जब एक्सटर्नल फोर्स जिसकी वजह से वर्क हो रहा है वो इस इलेक्ट्रिक फोर्स के इक्वल बट अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, जी। तो इन फार्मूलाज को देखते हुए हम किसी भी जर्नल पॉइंट के लिए जो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला लिखेंगे वो कुछ इस तरह से लिखेंगे, वर्क डन बाय क्यू नॉट। अब हम यहाँ पर इंफिनिटी टू एनी पॉइंट नहीं लिखेंगे, क्योंकि अब हमें अंडरस्टूड है कि किसी भी पॉइंट के लिए जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन किया जाता है तो हम चार्ज को इंफिनिटी से उस पॉइंट तक मूव करवाते हैं, तो इस वजह से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जी। फार्मूला। सही है, जी। तो यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। ओके, विल सी यू इंशाल्लाह टुमारो। टेक केयर। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।